हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज से हम शुरू करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। सो बेसिकली इसके पहले जो है मैंने ऑलरेडी क्राइम को लेकर, स्टेजेस को लेकर, एलिमेंट्स को लेकर जो है ऑलरेडी वीडियो बना ली है। तो आज से हमारा भारतीय न्याय संहिता 2023 शुरू करने वाले हैं और इसको हम बहुत ही सीक्वेंस वाइज हर एक सेक्शन, हर एक डेफिनेशन को हम पढ़ते हुए जाएंगे एंड तक। तो डेली लेक्चर्स जो है आपको अपलोड मिलते रहेंगे। कोशिश करेंगे इसको बहुत ही हम शॉर्ट तरीके से जो है पढ़ सके। एंड साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम सिर्फ बेरेक्ट की रीडिंग नहीं लगाने वाले हैं, साथ ही साथ में आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि बेरेक्ट के अंदर नहीं दिए हुए हैं, राइट, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कमेंट्रीज के अंदर दिए हुए हैं, वो भी हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो है ऐसी अपडेट्स मिलते रहे। तो हम भारतीय न्याय संहिता हो गया, भारतीय सुरक्षा अधिनियम हो गया, इन सबको जो है हम आपके जो भी तीनों क्रिमिनल लॉज है सबको पढ़ने वाले हैं। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। बेसिकली अगर हम बात करें आपका यहाँ पर इनेक्टमेंट डेट, तो इनेक्टमेंट डेट जो है आपकी 25 दिसंबर 2023 ये आपकी इनेक्टमेंट डेट है। और एनफोर्समेंट डेट की अगर हम बात करें कब से लागू होगा, तो अभी रिसेंट में आपने न्यूज सुनी होगी कि सरकार ने बोला है कि जो तीनों क्रिमिनल लॉज हैं वो 1 जुलाई से आपके लागू होने वाले हैं। अगर हम प्रियम्बल की बात करें, कोई भी एक्ट को पढ़ने से पहले हमें प्रियम्बल पढ़ना चाहिए। प्रियम्बल होता है आपका पर्पस, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों बनाया गया। देखिए इसको रीडिंग अगर लगाएं तो समझ में आता है, टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑफेंसेस एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद और इंसिडेंटल देयरटू। अब कंसोलिडेट का हिंदी मतलब समझे तो इकट्ठा करना, और अमेंड का अगर हम समझे हिंदी मतलब तो सुधार करना। बट बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू ब्रिंग टुगेदर, राइट, टू ब्रिंग टुगेदर and update the existing provisions, update the existing provisions रिलेटिंग टू ऑफेंसेस। ये बेसिकली प्रियम्बल का मतलब है। अब देखिए मैं यहां पर क्या लेके आया हूं आपके लिए, मैं कंपेयर भी करूंगा आईपीसी को सीआरपीसी, आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता के साथ, क्योंकि ऑलरेडी कई लोग होंगे जिन्होंने आईपीसी पढ़ा होगा, भारतीय न्याय संहिता नहीं पढ़ा होगा। तो हम कंपेयर करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा हमारे लिए। अगर हम बात करें पहले, तो आईपीसी में आपके 511 और 23 कुछ चैप्टर्स हुआ करते थे। वहीं पर अगर आप देखोगे भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो 358 सेक्शंस हैं और 20 चैप्टर्स है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपके कम हो गए हैं, राइट। आपको कई लोगों को लग रहा होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा कि सेक्शंस कम हो गए, चलो बहुत बढ़िया है। बट ऐसा नहीं है। देखिए कम नहीं हुए हैं, आप एक्चुअली जब पढ़ने जाओगे ना, खैर बहुत ही सेक्शन के अंदर सेक्शन हो गए हैं। मतलब जो आप ये मान के चले कि जो हमारे 70 सेक्शंस अगर हम आईपीसी की बात करें तो वो आपके सेक्शन 9 तक आ जाते हैं भारतीय न्याय संहिता के अंदर। तो एक एक सेक्शन के अंदर 5, 6, 8, 10 सेक्शन आपके दिए हुए हैं। बट बहुत ही एक सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया गया है, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बना दिया गया है, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को, राइट। तो आईपीसी की अगर हम बात करें, ड्राफ्ट किया गया था फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन द्वारा, जो कि जिन्होंने प्रिसाइड की थी उनका नाम है लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैक्यूले, राइट, लॉर्ड मैक्यूले जिन्हें हम कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से प्रिलिमिनरी। तो आज हम बेसिकली कोशिश करेंगे आपका सेक्शन 1 और सेक्शन जो आपका वैसे आईपीसी में 2 हुआ करता था, यहाँ पर आपका अलग है, तो हम उनको कवर कर लें यहाँ पर। देखिए इस एक्ट को कहा जाएगा भारतीय न्याय संहिता 2023। आपको मालूम है जब एक्सेप्ट पहले शुरुआत में स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को इस तरीके से कहा जाता, तो मैं आपको यहीं पर एक जनरल बता देता हूं कि जितने भी एक्ट हैं उनसे ये हट चुका है। कैसे हटा है, तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करके 2019 में आपका आया था, जिसके चलते ये हट गया है। अब इस एक्ट के लागू होने की हम बात करें तो 31, 10 और 19 को आपका जो है ये एक्ट लागू हुआ है। तब से हर जगह जो है संपूर्ण भारत पर चीजें लगने लगी हैं। दूसरी बात आपका सबसेक्शन 1 का 2 यहां पर भारतीय न्याय संहिता की बात करता है कि ये एक्ट फोर्स में आएगा ऑन सच डेट जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गैजेट में। जैसा कि अभी आपका जो आया था नोटिफिकेशन कि 1 जुलाई से आपका जो है ये यहां पर देखिए 1 जुलाई 2024 से आपका लागू होने वाला। यूनियन गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एनफोर्समेंट ऑफ 3 रिसेंटली इनेक्टेड क्रिमिनल लॉज, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपके इस तारीख से लागू हो जाएंगे, राइट। कई बच्चों का सवाल आता है कि सर तो फिर क्या ये एप्लीकेबल होंगे, क्या हमारे एग्जाम में भी आएंगे। बिल्कुल, जो भी नोटिफिकेशन आपका 1 जुलाई के बाद आएगा उनमें आपको देखने को मिल जाएंगे कि हाँ इनसे क्वेश्चंस अब जो है बनना शुरू हो जाएंगे। चलिए जो आपका आईपीसी के अंदर सेक्शन 2 हुआ करता था, जिसको हम बोलते हैं कि ये डील करता है इंटर टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से, वहीं अगर हम आईपीसी की बात करें तो ये 1 का 3 हो गया है। 1 का 3 हो गया है। देखो ट्रिक भी दे देता हूं, पहले 2 हुआ करता था, अब 1 का 3 है। 1 - 3 = व्हाट, 2। याद रहेगा, आई होप सो कि आपको याद रहे, राइट। तो बात करता है कि एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस संहिता एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कॉन्ट्ररी। देखो अगर मैं कंपेयर करूं दोनों की डेफिनेशन तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कोड की जगह यहां पर संहिता हो गया है। अभी सिंपल सी बात करता है 1 का 3 कि हर वो व्यक्ति, हर पर्सन कोई भी ऐसा एक्ट करता है, कोई ओमिशन करता है। एक्ट तो मतलब कार्य होता है, बट ओमिशन का मतलब क्या है सर, हमें ये बता दो। ठीक है सुनो, ओमिशन मतलब क्या होता है कि जब आपकी कोई लीगल ड्यूटी होती है, आप बाउंड होते हो कुछ करने के लिए,
राइट, बट आप वो नहीं करते हो तब हम उसे कहते हैं ओमिशन, और ओमिशन को यहाँ पर आपका ऑफेंस भी बताया गया है। जैसे कि सपोज करो पुलिस ऑफिसर, उसकी ड्यूटी है कि कोई केस आए तो वो अपनी ड्यूटी जो भी उसको असाइन की गई है उनको करे। एफआईआर वगैरह कोई लिखवाने आ रहा है तो भाई एफआईआर लिखे, बट अगर नहीं लिखता है, कोई भी अपनी ड्यूटी नहीं करता है, तो उसको हम कहेंगे ओमिशन और उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो बात करता है कोई भी पर्सन कोई एक्ट करता है या कोई ओमिशन करता है, राइट, और उसका जो है आपका संहिता के अंदर बताया गया है कि भाई ये ऐसा कोई करता है तो ये पनिशेबल है, या फिर जो भी वो कोई विपरीत करता है, कोई कॉन्ट्ररी करता है जो प्रोविजंस आपके दिए गए हैं संहिता के अंदर, तो वो जो है गिल्टी होगा विद इन इंडिया। अब ये जो है ये इंटर टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है, राइट, ये आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी लगाता है उन अपराधों पर जो कि इंडिया के अंदर किए गए, फॉर ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझो कि जो एवरी पर्सन करके वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब क्या है? एवरी पर्सन मतलब इंडिया में कोई भी अपराध करे, फॉरेनर करे, कोई आपका नॉन सिटीजन करे, फर्क नहीं पड़ता। मतलब सिटीजन करेंगे जो रेसिडेंट है इंडिया के, उनको भी यहां पर जो है गिल्टी पाएंगे अगर कोई भी ऑफेंस करते हैं, और कोई फॉरेनर आके भी करता है तो वो भी यहां पर जो है इस क्राइटेरिया में फॉल कर जाएगा। देखो एवरी पर्सन का मतलब क्या है, इररिस्पेक्टिव ऑफ इस नेशनैलिटी, किस उसका है कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएसए का है, कहीं और का है, इंडिया का है, फर्क नहीं पड़ता, राइट, क्या उसकी रैंक है, क्या स्टेटस है, कास्ट है, कलर क्या है, गोरा है, काला है, सांवला है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर आपने इंडिया के अंदर ऑफेंस किया तो आप जो है 1 के 3 के अंदर जो है फॉल करोगे भारतीय न्याय संहिता के, और आपको पनिशमेंट मिलेगी अंडर दिस संहिता फॉर एन ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़े अगर और आगे बात करते हैं। देखिए मैं काफी इसको थोड़ा सा डिटेल में लाया क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आप टेलीग्राम लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जो वर्ड है एवरी पर्सन इंक्लूड करता है नॉट ओनली सिटीजन बट एवरी नॉन सिटीजन, फॉरेनर्स, कंपनी हो गई, एसोसिएशन हो गए, बॉडी ऑफ पर्सन हो गए, भले ही से इनकॉर्पोरेशन हुआ हो या ना हुआ हो, जैसे कि फर्म वगैरह हो गए, तो वो सब सबके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, राइट, ध्यान रखें। अब देखिए अब फॉरेनर भी जो है उतना ही लायबल होता है ऑफेंस करने के लिए जितना कि आप लोग होंगे जो रेसिडेंट हैं आप इंडिया के, राइट। एक केस था इसमें स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, 1965 का केस है। एम एच जॉर्ज का फुल फॉर्म है मेयर हंस जॉर्ज। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, सुनिए इसमें क्या हुआ। एक व्यक्ति जो है ज्यूरिक से जो है वो मनीला जा रहा था और 34 किलो करीब गोल्ड इसके पास लेके जा रहा था। ना ही इसने कोई मैनिफेस्टेशन या कोई डिक्लेरेशन नहीं किया। तो क्या हुआ कि जब वो जा रहा था प्लेन, तो वो बॉम्बे में लैंड करता है किसी भी कुछ इंजन में खराबी होने के कारण से। जब चेकिंग वगैरह होती है बैग की, तो बैग में तो कुछ भी नहीं मिलता, बट जब इन पर्सन जब बॉडी चेक की जाती है तो इसके पास 34 किलो गोल्ड मिलता है। जब केस चलता है तो ये वहां पर जो है डिफेंस में यूज करता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ की प्ली लेता है कि मुझे नहीं मालूम था कि इंडिया में ऐसा कानून है कि इतने किलो से ज्यादा आप सोना नहीं ले जा सकते। तो उस टाइम की बात है, तो आपका जो फेरा है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, और आपका जो है आरबीआई, इनका कुछ गाइडलाइंस वगैरह उस टाइम पे इश्यू हुई थी। तो इसने बोला कि मुझे नहीं मालूम था। तो इन्होंने कुल मिलाकर इस केस में बोला कि देखो आप इस चीज की प्ली नहीं ले सकते। जैसे कि हम बोलते हैं ना मिस्टेक ऑफ फैक्ट चलता है, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं, वैसे ही लॉ का इग्नोरेंस। वरना हर कोई व्यक्ति यही बोलेगा कि मुझे नहीं पता था इंडिया में मर्डर करना अपराध है, मुझे नहीं पता था इंडिया में चोरी नहीं कर सकते क्योंकि मैं तो फॉरेनर हूं। तो इस तरीके का आप जो है इग्नोरेंस ऑफ लॉ की प्ली नहीं ले सकते ना। और देखो यहां पर क्या बोला, नीदर टेक द प्ली ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ नॉर दैट ही वाज अनअवेयर ऑफ द क्रिमिनल नेचर ऑफ द एक्ट इन क्वेश्चन सिंस इट वाज नॉट एन ऑफेंस इन हिज कंट्री। वो ये भी नहीं बोल सकता कि मेरे यहां पर 34 किलो गोल्ड ले जाना तो अपराध नहीं है, मैं दूसरी कंट्री का हूं, आपके यहां है तो मुझे ये नहीं मालूम था, मैं कैसे अपने आप को अपडेट रखूं। इससे फर्क नहीं पड़ता। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ जो आपका लॉ है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सो इन केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज, आप देख सकते हैं सामने फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में बहुत कुछ चीजें आपके लिए लेकर आया हूं। देन हाउएवर कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर आपका जो है ये 1 का 3 जो है आपका भारतीय संहिता का, ये लागू नहीं होता। क्या क्या है, जैसे कि हेड ऑफ सॉवरेन स्टेट्स हो गए, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो गए, जैसे एम्बेसडर हो गए, हाई कमिश्नर हो गए, डिप्लोमेटिक एजेंट्स हो गए, यूएन रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, राइट। इनको इम्यूनिटी है अगेंस्ट द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन बाय द वर्च्यू ऑफ आपका एक तो वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो कि अडॉप्ट किया गया था 18 अप्रैल 1961 में। उसके चलते भी जो है यहाँ पर इनको रियायत मिलती है कि हाँ यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ये फॉल नहीं करेंगे, इनके ऊपर ये नहीं लगेगा। अब अगर हम बात करें हमारे प्रेसिडेंट गवर्नर की, तो आर्टिकल 361 आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। वो बताता है कि जो भी प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, जो राज प्रमुख है, वो आंसरेबल नहीं है टू एनी कोर्ट
फॉर दी मैटर्स रिलेटेड टू जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, पावर्स एंड ड्यूटीज जो उनको असाइन की गई हैं, जो भी उनको करना है, उसको लेकर कोई कोर्ट उनके ऊपर सवाल नहीं उठा सकता। दूसरा बात करता है कि कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं चलेगी, ना ही उनको अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही इंप्रिजनमेंट होगी जब तक वो अपने ऑफिस में है, जब तक वो जो है टर्म सर्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा। उसके बाद और आगे हम बढ़े तो लास्ट जो है, अब एक्चुअली ये जो है सारी कंट्रीज ने ना यूनिवर्सली इसको एक्नॉलेज किया इस इम्यूनिटी को फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, कि बेसिकली किंग कैन डू नो रॉन्ग। एक जो राजा है ना वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, और जो बोल देता वही वो लॉ होता है, ऐसी करके एक पॉलिसी है आपकी, किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, हैंस इट इज नॉट बाउंड बाय एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट अनलेस स्पेशल या पर्टिकुलर वर्ड यूज करके बोल दे कि नहीं भाई जो आपका प्रेसिडेंट है उसके लिए भी कोई पनिशमेंट है, तो बात अलग है। अदरवाइज जो है ऐसा इन्होंने जो है आपकी प्रिंसिपल है जिस पर ये चीजें बेस्ड है। आई होप आपको सेक्शन 2 जो आईपीसी का था और भारतीय न्याय संहिता के अंदर वही 1 का 3 है, ट्रिक वापस से बता देता हूं, 1 - 3 = 2, ध्यान रखिएगा, राइट, इजी है ना। तो अब आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट जो भी लेक्चर रहेगा उसमें हम नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, तो एक एक सेक्शन कोशिश करेंगे हम कि शॉर्ट टॉपिक में आपको बहुत सारी चीजें कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कुछ 1-2 दिन के डिले में जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।